ओवर थिंकिंग किस तरह हमें बीमार करती है? ओवर थिंकर क्या करते हैं, वो सिर्फ इल्जाम तराशी पे उतर आते हैं। नींदें उनकी उजड़ जाती हैं, स्टमक उनके खराब हो जाते, चिड़चिड़ापन तो शदीद हो जाता, दिमाग कुछ कर नहीं पा रहा होता। किसी की लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ है, एक ट्रॉमा हुआ है, उसी ट्रॉमा कोई सोची जा रहा है और 6 महीने से वो उस ट्रॉमा से नहीं निकल आया, तो ये भी ओवर थिंकिंग का पार्ट नहीं है? देखिए, हम वो हैं जिसमें रब्बे कायनात ने इम्कानात रख दिए, हम सब कुछ मुमकिन बना सकते। अच्छी बेचारी अभी 9-10 साल 12 साल की होती है और उसको घरों में ये बातें सुनने को मिल जाती है, आगे जाके क्या करोगी? एक ही तरीका है मेरे नजदीक इसको ठीक करने का। ओवर थिंकिंग कितनी बड़ी बीमारी है और इसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी के कितने खूबसूरत साल जो है वो ज़ाया कर देते हैं, और जिस तरह हम ओवर थिंकिंग की वजह से अपने बच्चों को ट्रीट कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भी ओवर थिंकर्स बना रहे होते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में सैयद एजाज बुखारी साहब आपको ऐसी 5 बेहतरीन टिप्स देने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी ओवर थिंकिंग भी ख़त्म होगी और आप मेंटली हेल्दी भी होंगे, और अगर मेंटली हेल्दी होंगे तो फिज़िकल हेल्थ भी आपके पास रहेगी। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक क्लास में देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सैयद एजाज बुखारी साहब। हम आज बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग पे। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना बहुत बीमार करता है, ओहो हो, और मेरा तो बड़ा अच्छा तजुर्बा है इसका क्योंकि मेरे से बड़ा ओवर थिंकर कोई नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि ये ओवर थिंकिंग किस तरह हमें प्रॉब्लम्स में ले जाती है, किस तरह एंग्जाइटी, किस तरह जहनी दबाव, किस तरह हमें बीमार करती है? देखिए, एक तो हम इस लफ्ज़ को देखें ना कि ओवर थिंकिंग, यानी कोई भी चीज़ जब ओवर हो जाए तो वो ज़ाहिर है सेहतमंद नहीं होती, वो ठीक नहीं होती है, वो हेल्दी नहीं होती है। आपने कभी सुना होगा स्नोबॉल इफ़ेक्ट का। स्नोबॉल इफ़ेक्ट ये होता है कि बर्फ़ का एक छोटा सा गोला, वो जो बर्फ़ वाला पहाड़ होता है, वहाँ से यूं वो रोल करना शुरू करता है और वो रोल करते करते बड़ा होता चला जाता है, क्योंकि साथ साथ वो अपनी और बर्फ़ लगाता जाता है और बर्फ़ लगाता जाता है, वो बहुत बड़ा गोला बन जाता है। ओवर थिंकर भी यही करता है। नॉर्मली हमने देखा है कि ओवर थिंकर कहते यही है कि हम हल ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हल नहीं ढूंढ रहे होते, वो मसले को बढ़ा रहे होते हैं उसके खौफ को देख देख के। ओवर थिंकर फ्यूचर का खौफ नंबर 1, जजमेंट का खौफ नंबर 2, इन दोनों चीज़ों का। अच्छा, अनसर्टेनिटी का खौफ, मुस्तकबिल में नाकामी को चीज़ों को लेकर किस तरह से किया जाएगा। ये 2 4 5 चीज़ें हैं जो ओवर थिंकर हर वक्त ही कर रहा होता है। जब वो ये करेगा तो उसके असरात क्या होंगे? नींद ठीक नहीं आएगी, इमोशनली एट पीस वो आपको नज़र नहीं आएगा, हर एक के साथ उलझता झगड़ता नज़र आएगा। ओवर थिंकिंग वाले से आप जब भी बात करेंगे, एक बात वो ज़रूर कहेगा कि मैं सही सोया नहीं। हमेशा आप जब कोई आपको कहे ना कि मैं सही सोया नहीं, तो आप समझ लें कि ये ओवर थिंकिंग वाले, ये ज़रूर बहुत ज़्यादा सोचता रहता है। अच्छा, फिर ओवर थिंकिंग वाले का एक प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपने अलावा हर चीज़ को काबू करना चाहता है। कि यानी वो ये नहीं कि मैं अपने इस ख्याल को मैनेज कर लूँ, वो कहते हैं फलां शख्स जो है वो इस तरह क्यों नहीं सोचता, वो इस तरह क्यों नहीं करता, मैं इसको कैसे अपनी गिरफ्त में ले सकता हूँ। मेरा कमरा, मेरे घर, मेरे उसके कोने उस तरह पर साफ़ क्यों नहीं होते जिस तरह मैं चाहता हूँ। अच्छा, ये वाली फ़ाइल इस तरह मेरे सामने क्यों नहीं पेश की गई जिस तरह मैं चाहता था कि ये होनी चाहिए। तो वो हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। तो जब आप हर चीज़ को काबू में रखना चाह रहे हो तो इसका मतलब आप खुद काबू में आए हुए हैं। इसलिए ओवर थिंकर एक ऐसे शख्स होता है जिसे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा होता, लेकिन वो अपने साथ वो सब कुछ कर रहा होता है जो वो चार, और दूसरों के नाम पे। यानी मिसाल के तौर पर बहू बेटी है, ये इस तरह क्यों नहीं चलती, ये इस तरह क्यों नहीं उठती, ये इस तरह क्यों नहीं बैठती, इसको यूं करना चाहिए, उसको वो कर, वो बनाता जाएगा वो सास की सूरत में इमेज क्रिएट कर लेता है एक। यस, तस्वीरें बनाता है ना वो। और आपको मैं बताऊं, मुझे मैंने स्नोबॉल इफेक्ट का आपको फरमाया, आपसे अर्ज किया कि शुरू में जब इंसान बात शुरू करता है वो ऐसे बढ़ते 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 वो कहीं से कहीं चली जाती है, और अगले को पता ही नहीं होता जिसके मुताबिक वो ये सब सोच के बैठा होता है, क्योंकि वो अपने तस्वुरात में तो एक पूरी दुनिया बना के बैठा। एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं, उससे क्यों नहीं पता, उससे क्यों नहीं पता, जब वो कह रहा है उससे तब नहीं पता चल रहा। हाँ, हालांकि पता तो इसको चल रहा है, दुनिया तो इसने बना रखी है। तो जो इसकी बनाई हुई दुनिया है ये प्रोजेक्ट कर रहे होते बाकी लोगों के ऊपर। और फिर और ओवर थिंकिंग वाले के अंदर एक और बड़ी बुराई आ जाती है कि वो सेल्फ पिटी, वो अपने ऊपर बड़ा तरस खाता है,
ओवर थिंकर का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये होता है कि वो अपने आप को जस्टिफाई करता रहता है, और उसे अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए सोच जो है वो उसी तरह की पालनी होती है जिसमें दूसरे जिम्मेदार हैं और वो तो बस शिकार है उनका, और इसलिए वो उससे निकल नहीं पा रहा होता। और आप जब इससे पूछें, अगर कोई अपने आप को कह भी देना कि मैं ओवर थिंकिंग करता हूं, तो अगर तो उसे इल्म हो कि वो ओवर थिंकिंग करता है तो वो कभी ओवर थिंकिंग करेगा ही नहीं, उसे पता ही नहीं होता। वो तो जब परेशान होते हैं तो ओवर थिंकर अपने आप को कह के भी वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहा होता है। तो आप जब अपने आप को जस्टिफाई करने के चक्करों में ये चीजें करते हैं तो उसका नुकसान आपके अलावा और नहीं, किसको मुझे होगा? पता है मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, लेकिन हाँ जब मेरी स्टार्ट हो रही होती है तो मैं साथ साथ रीइंफोर्स करना स्टार्ट कर देती हूँ कि भाई सो जाओ, थोड़ी देर सो जाओ, नहीं सोच रही, मैं नहीं सोच रही। तो जब हम वो एक एक ट्रैक पे या एक चीज़ को रीइंफोर्स करते हैं कि नहीं मैं ये नहीं करूँगी या मैं ऐसा नहीं सोचूंगी, तो थोड़े टाइम के बाद आप चलो जाते हो, थोड़े टाइम बहुत के बाद अच्छा आप है, उसको नहीं अगर करते। आपके लिए मैकेनिज्म काम करते हैं बहुत एग्जैक्टली अच्छा है। क्यों अगर मैंने तरीका ऐसा पढ़ा था कि ब्रेन को रियलिटी और परसेप्शन में फ़र्क नहीं पता, नहीं पता होता, नहीं पता। तो जैसे आप अपने ब्रेन को लेके चलना चाहोगे, वो थोड़े टाइम के बाद, हाँ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, थोड़ा टाइम आपको वो रेपिटेशन पे टास्क चाहिए होता है, लेकिन उसके बाद आप उस तरह ब्रेन को ट्रेन भी कर देखिए सकते हैं। आदत दोहरावे का ही नाम है ना, रेपिटिशन का ही नाम है ना। और मैंने आपसे पहले भी कई बार अर्ज किया है, ये बात अर्ज करता रहता हूँ कि रेपिटिशन, ये जो आदत है ये होती नहीं है, ये डाली जाती है। तो जो आदत डाली जा सकती है वो निकाले भी जा सकती है, वो आपके इख्तियार में होता है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि कौन उसको ये सोचवाए ओवर थिंकिंग वाले को कि साहब तेरा मसला है, किसी और का मसला नहीं है। और जिस घड़ी उसे अंदाज़ा हो जाता है मेरा मसला, जैसे आपने फरमाया कि मुझे पता लग जाता है मैं ओवर थिंकिंग करने जा रही हूँ, आप उसको क्या कर लेती हैं, आप उसके ऊपर एक सर्टन रेपिटेटिव टास्क से वो आप करती हैं, आप उससे निकल आती हैं। लेकिन ख़ास तौर पर हमारे बड़े बूढ़े ये गज़ब के ओवर थिंकर होते हैं, ये बहुत सोचते हैं, ये अपने भाई ये तो तस्वुरात में बेटी, पास्ट ट्रॉमा में चले जाते हैं। इसके अलावा ये जो स्पेशली बच्चियों को एक चीज़ फेस करनी पड़ती है, बच्ची बेचारी अभी 9-10 साल 12 साल की होती है और उसको घरों में ये बातें सुनने को मिल जाती है, आगे जाके क्या करोगी, ओ डैम, ये कितनी बड़ी ओवर थिंकिंग है। वो फ्यूचर है ना, मैं वही आपसे अर्ज कर। मतलब आप सोच रहे हैं कि लड़ाई हो जाती थी इस बात पे, तो भाई आगे अभी तो करने दें आगे तो देखिए मैं आपको देख एक बात लेंगे। अर्ज करूं कि अगर घर का माहौल ऐसा है कि जिसमें सब चीजें एक खास तर्ज पर हो रही होती हैं, तो आगे जाकर क्या करोगे कहना ही नहीं पड़ता। नहीं पड़ता, एग्जैक्टली। अच्छा, और घर में अगर वो नहीं, मैं तो 2-4 दफ़ा लोगों से कहा कि जब आपकी वालदा आपसे ये कहें कि आगे जाकर क्या करोगी, तो आप उनसे ये कह सकते हैं जो देख रही हैं वही करूँगी। हाँ तो फिर ऐसा थप्पड़ सरारा थप्पड़ लगेगा ना मुंह पे तो वालदा जो से, देख रही है वही वालदा से करूँगी। भी और वालिद साहब अब से ये भी। देखें ना, ये चीज़ समझने वाली है, चूँकि हम तो वालिदैन की जगह पर हैं, तो वालिदैन के से अर्ज़ कर सकते हैं कि आप अपने आप से देखिए कि अगर आपको बच्चा मुँह उठा के ये कह दे कि जो चूँकि बच्चा तो देख के सीखता है। देखिए मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, ज़हनी तौर पर सेहतमंद वालिदैन के यहाँ जो बच्चे होते हैं वो भी ज़हनी तौर पर सेहतमंद होते हैं, और सख्ती ज़हनी तौर पर सेहतमंद होने की निशानी तो है ही नहीं। आप जब अपने बच्चे को आप कहते हैं कि ओ ख्याल से कहीं ये ना हो जाए, ओ कहीं वो ना हो जाए, तो इसका मतलब आपने अपने बच्चे को इतना अलर्ट कर दिया है कि वो इमेजिनेशन में खौफ ही पाल रहा है और नाकामी पाल रहा है। उसे पता है कि मैंने गिरना है, उसे पता है कि मुझसे ये नहीं होगा, और अगर आप उसे एतमाद देते हैं वही बच्चा एक बेहतर माँ बनता है, बेहतर बाप बनता है। लेकिन हमारे यहाँ ओवर थिंकिंग वाले चूँकि फ्यूचर के फेलियर को देख रहे होते हैं, पास के ट्रॉमा में घुसे हुए होते हैं, तो उसके नतीजे फिर वो क्या निकलते हैं, वो अपने उसी एंगल के मुताबिक तस्वीरें बना बना के लगाते रहते हैं लोगों के ऊपर। वो पहले ज़ाहिर अपनी जो उनके इख्तियार में तो इमीडिएट फैमिली है ना, वो उसी के ऊपर लगाते रहते हैं। और आपने जो भी कहा बीमारी कंसीडर, यकीनन बीमारी ही है। देखिए आपने अभी फरमाया ना कि थप्पड़ करारा पड़ेगा माँ से, तो देखिए ये कौन करारा थप्पड़ मारेगा जो दलील नहीं दे सकता, और अगर वो दलील से उसे बात करेंगे कि बेटा आपने बात दुरुस्त की है, हम अपने रास्ते दुरुस्त करेंगे, एग्जैक्टली कितनी अच्छी बात है, कितना फ़र्क पड़ेगा। कितनी अच्छी बात है। और कल को वो बच्चा भी फिर यही कहेगा कि मैं भी अपना रास्ता दुरुस्त करूंगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि जब आपको दुरुस्त करने की ज़रूरत है तो मुझे कितनी होगी, सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी। लेकिन इस तरह की कलाम तो हमारे यहाँ होता नहीं है। और ओवर थिंकिंग वाले के मुतालिक नॉर्मली हम कहते हैं कि ये यकीन नहीं रखता लिखने पर। अगर ओवर थिंकिंग वाला पेपर पे ले आए अपनी थॉट्स को, तो वो कभी ओवर होंगी नहीं। वो जो सी ड्राइव दिमाग की है जिसके अंदर भरी जा रही चीज़ें बार 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 बार, वो एक वक्त प्रोसेसर काम करना छोड़ देता है, दिमाग नया कुछ वो अपने आ नहीं सकता उसके, और नया आ ही नहीं सब पा रहा होता है। खाली हो पहले वाला तो नया कुछ आए ना, वो आ नहीं पा रहा होता और वो थोप ही जा रहे थे लोगों के ऊपर जो उनके पास पड़ा होता है स्टॉक में। इसको बड़ी आसानी से कहने से, बहुत अच्छी टिप है। हाँ बहुत, आप लिखें, यकीन कीजिए मैं बहुत से लोगों से कहता हूँ कि लिखें,
पॉइंट फॉर्म में लिखें। अब देखें, मुझसे भी एक दफ़ा लिखवाए थे आपने पॉइंट्स, याद है आपको? आपको मुझे याद है, मैंने एक्टिविटी करवाई थी, बिल्कुल याद है। तो जो ही आप कोई चीज़ तहरीर में ले आते हैं, आपके जुमले कम होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात आपके में से सवाल करना सिखाएं। और सवाल करने का मतलब ये है कि 1 से 1.5 जुमले में सवाल हो जाता होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे याद है मैं जब पीटीवी के ऊपर मॉर्निंग के नशरियात में शो किया करता था, तो ज़िया मुहियुद्दीन साहब, बहुत बड़ा नाम, क्या बात है उनकी, ज़िया मुहियुद्दीन साहब। मैंने उनका एक प्रोग्राम कहीं सुना, तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरा मानना तो ये शुरू से था, लेकिन ज़ाहिर उनके कहने के बाद उसकी ज़ाहिर वक़्त बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि हमारा जो मेज़बान है, हमारा काम है सवाल पूछना, हमारा काम इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, इन्फॉर्मेशन मेज़बान से लेनी है। सही बात है, मैं भी यही कहती हूँ। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब घरों में अगर हम चले जाएं, अब मिसाल के तौर पर अगर वालदा ये कहती हैं कि बेटा पत्ती का डब्बा कहाँ रखा है तुमने, सवाल ख़त्म हो गया। और अगर वो ये पूछती हैं कि हर दफ़ा तुम चीज़ें कभी वहाँ रख देती हो, कभी यहाँ रख देती हो, ये तुमने कर लिया, वो क्या कर लिया, यहाँ क्यों नहीं पड़ी, यहाँ क्यों नहीं इसको रखती हो, पता नहीं अब हर बता दफ़ा दो नहीं कहाँ मिलता, पड़ी है। आप हर दफ़ा नहीं मिलती, पिछली दफ़ा तुम वहाँ गई थी, तो ये अब ये सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। वो सिर्फ एक ही जुमला To बोल the दे कि point. बेटा पत्ती का डब्बा कहाँ पे रखा हुआ है। इस तरह बच्चों के साथ भी गुफ्तगू करते हैं, माँ बाप बात लगा के बच्चे से बात करते हैं, चूंकि वो ओवर थिंकिंग में चीज़ें देख रहे होते हैं, वो पास्ट में चले जाते हैं, वो फ्यूचर में खेलना, प्रेजेंट में तो वो होते नहीं है। और ओवर थिंकर जहाँ होता है उसके अलावा हर जगह होता है, बिल्कुल, इसलिए तो हम उसे ओवर थिंकर कहते हैं। बिल्कुल सही अब बात आप जब ये सवाल करना सिखा देंगे ना अपनी फैमिली के अंदर लोगों को, और फिर उन्हें कि जो सवाल है उसका जवाब भी वही है। मिसाल के तौर पर उसी पत्ती के डब्बे के अगर हम बात करते हैं कि पत्ती का डब्बा कहाँ है, उसने कहा किचन की तीसरी कबर्ड में रखा हुआ है, ख़त्म हो गया जवाब। और अगर वो उसको इतने जुमले आप बोल देंगे तो वो आगे से पता है क्या कहेगी, वो कहेगी इतने तो काम करने होते हैं, मैं कहाँ कहाँ देखूं, मेरी नज़र बच्चे पे भी थी, मेरी नज़र वो नहीं रखा गया होगा, यहाँ पे रख दिया होगा मैंने, तो फिर जवाब भी कितना उतने वक्त ज़ाया हुआ, सही बात ज़हन है। ज़ाया हुआ, वक्त ज़ाया हुआ, वो माहौल सारा आलूदा हो गया, जहरीला हो गया। एक ही बात है, अब कोई भी चीज़, और स्ट्रेस क्रिएट हो गया, जाहिर है वो माइंड तो में होना, स्ट्रेस क्रिएट हो गया। वो वो तो होना। आप जो 2 लोग थे उनके माइंड में कोई अच्छी वाइब तो आई नहीं ना, अच्छी थॉट तो नहीं आई होगी, वो दोनों के माइंड को डिस्ट्रेस कर गया वो। आप देखिए, अगर एक बॉस कहते हैं अपने एम्प्लॉय को कि वो यार तुमने ईमेल भेजी थी कल जो मैंने तुम्हें कही थी, तुमने ईमेल भेजी थी कल जो मैंने तुम्हें कही थी, बहुत ही जेनेरिक है। और अगर वो कहते हैं कि अली को या फलां कंपनी को कल जो मेल फलां वाली भेजनी थी तुमने भेज दी, क्लैरिटी आ गई। नहीं तो वो पूछेगा सर कौन से वाली ईमेल, अब बात शुरू हो गई, अच्छा तुम्हें तो याद ही नहीं रहती, सर वो 4-5 ईमेल से ना, कौन से वाली ईमेल, अच्छा ये मैंने अब याद रखना है कि कौन सी ईमेल, बातें कहाँ से कहाँ चली गई। घर में ये चीज़ बच्चों के साथ सवाल करना बच्चे को सिखा दें। और ये देखिए, ये तभी मुमकिन था, हमारे यहाँ आपको पता है जो निज़ाम तालीम हमारा है उसमें सवाल भी याद करने, जवाब भी याद करने। तो अगर वो जवाब से सवाल बनाना बच्चा सीख लेता तो आज ये दिक्कत ही नहीं होनी थी। आज आप किसी को देखें, पहले बात लगाते हैं, फिर इधर की बात करते हैं, फिर उधर की बात करते हैं, उसके बाद जाके वो बात करते हैं जो करने वाली होती है। तो फिर उसके बाद ये नहीं होगा तो और क्या होगा। अच्छा, लेकिन मैं इसमें बताऊं, पढ़ाई से आपने तालीम पे बात की, तो मेरा तो बड़ा एक सिंपल सा सिस्टम था। वुड यू बिलीव, मैंने आज तक अपने सारे एकेडमिक करियर में कभी नोट्स नहीं पढ़े, कभी नहीं पढ़ती थी मैं नोट्स। मेरी जो क्लास फेलोज़ होती थी, मेरी फ्रेंड्स, वो पढ़ती होती थी, और मैंने पेपर से घंटा पहले मैं जाती थी और मैं उन्हें जाके कहती थी पढ़ ली हैं तुम लोगों ने, रट्टे लगा लिए हैं? कहती हैं। मैं कहा चलो कहानी सुना दूँ जल्दी से। कहानी सुनती थी, 1 घंटा पहले जाती थी, पेपर से कहानी सुनती थी और पेपर अटेम्प्ट करती थी, उनसे अच्छे या उन जितने नंबर ही लेकर आती थी। तो इस कहने का मतलब ये है कि अगर आप सुन अच्छे से लो, देख अच्छे से लो, ऐसा आपका माइंड में क्लैरिटी आती है। सर सैयद अहमद खान को पढ़ना है तो बस देख लो ना कि उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया, कब कब किया, कौन सी डेट्स थी, वो आप क्यों नहीं पेपर पे खुद लिख सकते? फ़र्क पड़ता है। लेकिन बात मैं आपको यहाँ पर अर्ज़ करूँ, नोट्स का, जो कि आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नोट्स ना इंसान, हर शख्स अपने बनाता होता है। हम वाहिद कौम है जो दूसरों के नोट्स याद करती है। बने हुए मिलते हैं जी, इदारों में दिए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में पेपर से 2 दिन पहले नोट्स बना के फोटोकॉपी शॉप में रख दिए जाते हैं, जाके लेकर आए और वो रट्टे लगाना स्टार्ट कर दें। देखिए, नोट्स क्या होता है कि पढ़ते हुए या सुनते हुए या पढ़ते हुए आपने जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नोटिस की हैं
उन्हीं को नोट्स की शक्ल दे दे, वो तो आपने नोटिस किए हैं ना। अब किसी और ने नोटिस की होती है, उसके वो नोट्स बनाता है और वो आप तक आते, कोई कनेक्शन ही बन पा रहा होता है उसके साथ किसी तौर पर। और चूंकि वहां पर भी ये हो रहा है, घरों के अंदर ये चल रहा है, तो ओवर थिंकिंग क्यों नहीं होगी जनाब अली? वो तो फिर यही होगा ना कि जो जो सोच सकते हैं हम सोचते हैं। बिल्कुल। जहाँ मुहियुद्दीन साहब की बात की है तो ओवर थिंकिंग पे उनकी एक लाइन याद आ गई जी, है सुनाइए सुनाइए। अनकही से डरते हो, हाँ। जो घड़ी अभी आई नहीं उस घड़ी से डरते हो, आदमी हो आदमी से डरते हो। तो हमें तो अभी पता ही नहीं आगे क्या क्या होने वाला है, और हम वो सारा कुछ सोच के उन्हीं चीज़ों पे खौफज़दा रहते हैं और सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं और फिर बीमार हो जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ओवर थिंकिंग में आपने बताया कि इनमें ये दो तीन चीज़ें तो लाजमी होती हैं। सेल्फ पिटी बहुत ज़्यादा बहुत होता है, ज़्यादा अपने आप को हमेशा शिकार ही समझते हैं, और नींद इनकी डिस्टर्ब होती है, नींद इनकी डिस्टर्ब होती है। स्टमक इनका डिस्टर्ब होता है। यही मैं पूछने लगी थी कि फिजिकली कौन हाँ, सी चीज़ें डैमेज हो रही हैं? स्टमक इनका डिस्टर्ब होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। आप ओवर थिंकर जो है ना, मैं यकीन से, मैंने कई लोगों से, ये मैं नहीं कहता कि डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, ज़ाहिर हम डॉक्टर नहीं हैं, उनके पास जाना चाहिए, लेकिन अक्सर लोगों को हम लोग ये कहते हैं कि आप अगर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपनी उस सोच को सफ़े पर ले आएँ तो आपकी कई बीमारियां वैसे ख़त्म हो जाए। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, यकीन कीजिए, मुझे अभी भी एक खातून मेरे जहन में आ रही हैं, वो शी वॉज अराउंड 70-71 ईयर्स की वो थी, वो यहाँ स्कॉटलैंड से, इंडियन थी। उन्हें कहीं मेरे को पॉडकास्ट से, मेरा कोई लेक्चर वेक्चर कहीं सुना, तो उन्होंने मुझसे बात की कि इसी ओवर थिंकिंग के हवाले से। अब 70-71 बरस के आदमी का कितना पास्ट है, कितनी कहानी है उसके पास। वो मुझे कहें कि मैं अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ तो वो ना, वो सिख खातून थी, कहती ना वो ना मैंने मुंह नहीं लाਉਂਦੇ। अच्छा, अच्छा, हाँ, सुन देनी मेरी, एंड यानी इधर चले जाते हैं, कभी ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। तो मैंने कहा आप उनको सुना क्यों रही हैं? क्योंकि आपकी कहानियों में दोहरावा आ रहा है, वो सुन चुके हैं और शायद कई बरस से सुन रहे हैं, उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। हालांकि होना चाहिए लेकिन वो नहीं है। तो मैंने कहा उनको तो मैं इसलिए नहीं समझा सकता कि उन्होंने मुझसे रब्ता नहीं किया, आपने मुझसे रब्ता किया तो मैं आपको उसका हल पेश कर देता हूँ। आपने जो भी करना है ना, जो भी शेयर करना है, वो आप सफ़े पे शेयर करें। आप जब सफ़े पे शेयर करेंगे तो अब आपके सामने वो बात आ जाएगी। अब आपने देखना है कि ये बातें आप कितनी दफ़ा अपने बच्चों से कर चुकी हैं। और काम पे जाते हुए बच्चे को जब आप रोक के कहेंगे तो काम पे ना जाते मेरे पहले कहानी सुन ले, तो मैंने कहा उसको दिक्कत होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे नहीं होनी, होगी उसको दिक्कत, उसे आपको सुनना चाहिए, लेकिन आपको भी तो देखना चाहिए कि एक ही बात को अगर आप 200 दफ़ा उसके सामने करेंगे, और बातें लेकर वही मैं आप सर्च करने लगा, वो मैं आप सर्च करने लगा। तो मैंने कहा अब उसके बाद जब पुरानी कहानी आप लेकर बार बार सुनाएंगे तो घर में वो लोग ज़रूर मौजूद हों जो घर में मौजूद उन्हें सुनना चाहिए। मसलन बहू घर में है, वो बैठ के सुने, अगर वो काम से फारिग हो गई है। लेकिन आपकी दुनिया नई आप क्यों नहीं बसाती हैं? मुझे कहने लगे पुत्र दस मैंने उनसे कहा कि नई दुनिया से जुड़ने के लिए नई दुनिया में जो चल रहा है उससे जुड़ना पड़ता है। आप अगर नई दुनिया के साथ जुड़ना चाहती हैं तो जो चल रहा है उसे देखना शुरू कर दें। आप जब उसे देखना शुरू कर देंगे और उसके ऊपर उनसे पूछेंगे, वो आपके साथ ढेर देर बात करेंगे। मिसाल के तौर पर जिस तरह आपने फोमो की ही बात करते, मैंने उन्हें कहा कि अगर आपने कहीं फोमो सुन लिया है, 2-4 बातें फोमो की सुन के अगर शाम को आपका बेटा आता है, बेटी है, बहू है, किसी, आप उसे कहें फोमो की हुंदा, आप जुड़ना शुरू कर देंगे। हाँ, आप क्वेश्चन थ्रो करते हैं। यस, आप कोई चीज सुन के बस बच्चों के आगे फेंक दे, भाई बताओ ये क्या होता है। उससे क्या होगा, वो आपसे कनेक्ट होंगे एंड यू हाँ। वोंट बिलीव इट। उसने बाद में मुझे फ़ोन करके कहते इतनी दुआएं, मुझे कहने लगे कि अब तो वो जाते हुए मुझसे ही आते हुए पूछते हैं कि अम्मी जी कुछ पूछना तो नहीं। अच्छा, तो मेरा था कि ये कनेक्शन हो। पेरेंट्स का भी इसमें बड़ा, पेरेंट्स जनाब। को सोचना चाहिए। अब जैसे मेरी मदर हैं, उनका कोई पॉडकास्ट से कनेक्शन नहीं है, उनको मतलब उन्हें मीडिया या पॉडकास्ट का क्या पता, लेकिन जब मेरी कॉल पे उनसे बात होनी है, उनका पहला सवाल पता है क्या होता है? आज पॉडकास्ट था? मैंने कहा जी मामा। किसके साथ था? मैंने कहा मामा इनके साथ। क्या बात की तुमने? तो मैंने कहा मामा, कनेक्टिविटी हो गई ना। वो तो पूछती आप जब हैं। उन्हें आज के साथ नहीं जोड़ेंगे, देखें जिस तरह उस वक्त बच्चों को, जब हम बच्चे थे, हमारे बड़ों ने हमें जोड़ा था, हाँ, आज हमारा काम है हम उन्हें जोड़ें। बिल्कुल। नहीं तो फिर वो क्या करेंगे, ओवर थिंकिंग करती रहेंगे। और ओवर थिंकर क्या करते हैं, वो सिर्फ इल्ज़ाम तराशी पे उतर आते हैं। सेल्फ पिटी जिसने मैंने आप सर्च किया, नींदें उनकी उजड़ जाती हैं, स्टमक उनके ख़राब हो जाते, चिड़चिड़ापन तो शदीद हो जाते, ओवर गुस्सा थिंकर्स बहुत तेज, बहुत चिड़चिड़ापन फ्रस्ट्रेशन, होता है। ओह डैम। अच्छा, फिर ये होता है कि ये सी ड्राइव भरी हुई है, एक्सेप्ट कोई कर ही नहीं पाते। पहले सी ड्राइव तो खाली होने दो, उसको आप खाली करें। अच्छा, आपको That's नहीं it. लगता कि
इनके पास कोई एक रिश्ता तो ऐसा होता है जिसके सामने बस ये खुल जाना चाहते हैं, वो कोई एक बंदा ज़रूर इनकी लाइफ में होता है जो वो चाहते हैं। फिर इधर प्रॉब्लम उन्हीं में आता है कि वो चाहते हैं कि भाई वो हमारे साथ बैठे और हम बिल्कुल दिल खाली कर दें अपना, और जब वो बंदा या बंदी भी अवेलेबल नहीं ना होता तब इनका दिमाग और आउट हो जाता है, तब तो बिल्कुल ही मीटर शॉट। आप ये बजा फरमा रहे हैं, खासतौर पर जो हस्बैंड वाइफ होते हैं जब इनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है। मुझे लगता है कोई भी बॉन्ड हो सकता है, वो हाँ, आपका मैं माँ इनकी अगर बाप अब या आप बहन भाई। हाँ, मैं अभी इन्हीं के हवाले से आपसे अर्ज़ करूँगा कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं जिन्होंने लंबी उम्रें का साथ इकट्ठी गुजारी होती है, उनमें से अगर एक चला जाए तो एक खला आता है जिसे कोई पुर नहीं कर सकता। लेकिन जिसे कोई पुर नहीं कर सकता, अगर यही सोचती रहे वो खातून या वो साहब, तो वाकई कोई नहीं पुर कर सकेगा। देखिए, आगे बढ़ना होता सोचने है। का एंगल चेंज रब के इस फैसले को मानना क्या है, आप आगे बढ़ जाएं। अगर आप वहीं रुक गए तो आप तो फैसला नहीं मान रहे। देखें, रब्बे कायनात ने हस्बैंड को आपसे जुदा कर दिया या वाइफ को आपसे जुदा कर दिया, ये उसका फैसला है, और उसके फैसले का एहतराम क्या है कि आप आगे बढ़ जाएं, आप मूव ऑन एंड कैरी ऑन। ये है उस फैसले का एहतराम। आप जिंदगी को देखें, आपको पता है उनका चैप्टर क्लोज हो गया है, उनके लिए दुआ करें, आप और अच्छा अमल करें ताकि रब्बे कायनात उनके लिए और आसानियां पैदा फरमाएं। आप यही कर सकते हैं। हमारा जो इख्तियार नहीं है हम वो सोचते हैं, जो इख्तियार में वो करते नहीं है, बिल्कुल उसके फिर नुकसानात होते हैं। बाकी जो आपने फरमाया कि आपस में बच्चों के साथ या छोटी उम्र के जो लोग हैं उन्हें भी इन चीज़ों से बचना चाहिए। देखिए, जब रीजनिंग आ जाती है ना ज़िंदगी में, ओवर थिंकिंग वैसे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ की रीज़न आ रही है। और जो मैंने इब्तदाई में आपसे अर्ज़ किया था, सवाल करना सीखें भी सिखाएं भी। कोई आपसे सवाल करे, बच्चा आपसे सवाल कर रहा है, आप उसके सवाल को ध्यान से सुन के उसे कहें कि बेटा ये जो तूने 2 मिनट में बात की है ये 30 सेकंड में ऐसे हो सकती थी। हाँ, मिसाल के तौर पर किसी ने कहा कि बेटा वो अंकल को फ़ोन किया था? जी हाँ किया था। ये सवाल है, वो जवाब है। आज तक तो तुम फ़ोन करते नहीं हो, पता नहीं मैं जब तुम कुछ कहूँ तुम करते सुनते तो हो नहीं है। वो मैंने कल तुम्हें अंकल के फ़ोन करने का कहा था, कुछ किया था तुमने? वो तो सड़ गया ना। घर याद आ जाता है ऐसी बातों से। ये घरों की बातें हैं ना, घरों की ये बात होता है, है, घर ये याद होता आ है। जाता है ऐसी बातों से कि घरों में ही हम इतने मेंटल प्रेशर्स तो ऑलरेडी दे रहे होते हैं, ऑल टाइम ऐसे कसीदे सुन रहे होते हैं कि तो फिर बीमारी कैसे खत्म होगी? बीमार तो होंगे ना। सुना के नहीं पूछना, पूछना है, वो आपको बता देगा, फिर उसे सुन ले। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं होता। इतनी लंबी लंबी बातें लोग करते हैं, समझ ही नहीं आ रही थी कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, और कहीं जाकर अंदाज़ा लगाना पड़ता है अच्छा शायद वो ये कहना चाह रहे थे। वो चूँकि तरबियत का हिस्सा नहीं है, उस एतबार से जितनी भी ओवर थिंकिंग हम करते हैं, जितना भी हम अपने जहन को नाजायज़ सुकून उससे छीन लेते हैं, तो इससे हमें फिर हेडेक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक्स, माइग्रेन, और हमारा दिमाग सुकून में नहीं रहता, तो हम बहुत सारी दर्दों में भी चले जाते हैं। डोंट यू थिंक इससे हमारी फिर हार्ट पल्पिटेशंस बहुत इंक्रीज कर जाती है? बिल्कुल, ये तो निशानियों में से एक निशानी है ना, ये आपकी दिल की धड़कन का बढ़ जाना, आपको स्वेटिंग का हो जाना, आपको इवन मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में पेन शुरू हो जाती है, समटाइम शिवरिंग कुछ लोगों को स्टार्ट हो जाना शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाता है। अगर आप कोई बहुत ज़्यादा एक चीज़ आपको तंग करी जा रही है, आपको ऐसे पैनिक अटैक्स होते हैं। बिल्कुल, ओवर थिंकिंग से होता है ना सारे के सारे। बच्चा देखिए, बुनियाद तौर पर हो क्या रहा है, दिमाग कुछ कर नहीं पा रहा होता, दिल भुगत रहा होता है। दिल भी भुगत रहा होता है, और टास्क इतने सारे पड़े होते हैं डेली लाइफ के जो करने ही करने हैं, और वो हो नहीं रहे होते। क्योंकि दिमाग जिसने काम करना है वो तो काम ही नहीं कर पा रहा ना, वो तो कहीं और है, तो उसके नतायज फिर ये निकल कर आते हैं। और ओवर थिंकिंग करने वाले, अगर, और अक्सर मैं आपको एक बात अर्ज करूँ, ओवर थिंकिंग करने वाले सतही तौर पर तो ये मानते हैं कि हम ओवर थिंकर हैं, करना कुछ नहीं चाह रहे होते, क्योंकि ओवर थिंकिंग अपना एक चस्का है। मुझे कह रहे हैं तो आप जब एज एन ओवर थिंकर आप उसको सोचते रहते हैं, अब बस उसी में मसरूफ है ना। सही बात है। ओवर थिंकर एक्शन पे तो बिलीव ही नहीं करता ना, इसलिए तो वो ओवर थिंकर होता है। और जो अमल पे यकीन रखता है वो ओवर थिंकिंग की तरफ कैसे जाएगा? वो थिंकिंग की तरफ रहेगा, ओवर थिंकिंग की तरफ नहीं जाएगा। फिर उसका दिल भुगतेगा नहीं, उसका दिमाग उसे सजा नहीं दे रहा होगा। फिर दोनों में एक अजब तालमेल चल रहा होता है कि वो अपने हिस्से का सोच रहा होता है, ये अपने हिस्से का उसको खून फराहम कर रहा होता है, वो जो दिल धड़कन की सूरत में, और दोनों बड़े अच्छे चल रहे होते हैं। लेकिन हमारे ऐसा होता नहीं, हम तो इसकी जंग पे यकीन रखते हैं कि वो प्रोसेसर भरा हुआ है, भुगत दिल रहा है। यानी हमारे दिल के ताल से हमारे दिमाग का ताल मिलना बहुत ज़रूरी है। जब ये ताल से ताल मिलेगा तो सेहत भी अच्छी रहेगी, हाँ, दिमाग भी अच्छा रहेगा, हेल्दी लाइफस्टाइल भी रहेगा, मेरे अल्लाह की करम से। बेशक। अच्छा जी, ओवर थिंकिंग पॉजिटिव भी हो सकती है? मुझे नहीं पता आप किस तनाजुर में ये कह रहे हैं। मैंने इब्तदाई में आपसे अर्ज़ किया था कि कोई भी चीज़ ओवर है वो पॉजिटिव नहीं हो सकती, क्योंकि वो ओवर है। तो जब कोई चीज़ ओवर हो जाती है
तो उसका ओवर होना ही गैर मुनासिब है, तो उस गैर मुनासिब में मुनासिब क्या हो सकता है? What do you think about law of attraction? What do you think about reinforcement of any kind of task again and again and again and again? तो वो भी तो देखो, हम ओवर थिंकिंग में ही जा रहे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा विजुलाइज कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस में गए होते हैं, तो वो भी तो एक ओवर थिंकिंग नहीं देखिए होती, हम जब या एक सॉर्ट ऑफ ओवर थिंकिंग नहीं होती? एक ख़ास मौजू के ऊपर अगर हम एक ख़ास वक्त के लिए, एक मखसूस वक्त के लिए हम सोच रहे हैं, वो तो एक टास्क है जो हम कर रहे हैं, उसमें हम और उसके अलावा तो और कुछ नहीं सोच रहे होते। ओवर थिंकिंग ये नहीं होता कि एक ही वक्त में सिर्फ एक चीज़ सोच रहा होता है, वो एक वक्त में 20 चीज़ें सोच रहा होता है, और नेगेटिव सोच रहा और देखें ना, एक चीज़ वो सोच रहा है, उसके साथ एक और चीज़ आगे, वो उस तरफ निकल गया, कभी वो इधर निकल गया, वो तो अपने इख्तियार में नहीं होता है। ये जो आप बात फरमा रहे हैं, ये तो फोकस है, ये तो बहुत बड़ी ताकत है कि आप अपने तसव्वुर की ताकत से उन लोगों को, उन हस्तियों को, उन चीज़ों को अपने करीब कर लेते हैं। वो चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या जितने भी लॉज ये हैं मौजूद, वो तो एक कानून के मुताबिक आप ख़ास तर्ज पर सोच रहे होते हैं और ख़ास तरफ सोच रहे होते हैं, तो उसको आप ओवर थिंकिंग तो नहीं कह सकते। अच्छा, मेरी यानी अनुमान है। यानी इसमें हमें ओवर थिंकिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता, क्योंकि ये हम बहुत फोकस्ड होके और कुछ चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी तरफ। अच्छा, अब इसमें ये मेरा सवाल एक्चुअली ये था कि इसमें भी हम, अब जैसे मुझे कोई चीज़ अट्रैक्ट करनी है, मुझे ये चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, और मेरे पास शायद उतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं अभी उस चीज़ को हासिल कर सकूँ, फिर मैं कुछ लॉज फॉलो करती हूँ कि यार मैनिफेस्टेशन में जाती हूँ और मैं कहती हूँ नहीं हो सकता है, कुदरत है, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो ठीक सकता है, है। इसमें तो कोई दूसरी तो राय मैं नहीं। क्या करती हूँ, मैं आंखें बंद करके इमेजिन करना स्टार्ट कर देती हूँ, मैं उस जगह पे पहुँच जाती हूँ जिस, चल लेट्स सपोज मैंने एक टूर करना है, ठीक है, अब मैं आंखें बंद करके मैं वहाँ पे पहुँच गई हूँ, ठीक है, मैं वो मंज़र एंजॉय कर रही हूँ, वहाँ पे जाके मुझे जो खाना है, मैंने सब पहले सोच लिया है कि मुझे जाके ये ड्रेस पहनना है, ये खाना खाना है, इस मोमेंट को एंजॉय करना है, वहाँ पे जाके ये करना है। अब वो सब जब मैं अपनी विजुअलाइजेशन में लेकर आ रही हूँ, इमेजिनेशन पे लेकर आ रही हूँ और वहाँ की हर चीज़ सोच रही हूँ, तो ये यानी ओवर थिंकिंग में नहीं, ये जाएगा। कैसे हो सकती है ओवर थिंकिंग? लेकिन ठीक है, अगर अब वहाँ उसको एंजॉय करते हुए आप कहते हो मेरा पॉडकास्ट मिस तो नहीं हो गया मुझसे? ये तो मैं सोचती अच्छा, नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप वो हाँ, सोचते हैं, साथ ही आपने कहा कि फलां वाला ड्रेस मैंने वो पॉडकास्ट के कमेंट्स ठीक आए कि नहीं आए, तो इसका मतलब आप कहीं और जा रही हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर ये ओवर थिंकिंग में फिर आता है। ज़ाहिर ही ओवर थिंकिंग होगी। हाँ, यानी ओवर थिंकिंग किसी भी सूरत में पॉजिटिव नहीं है। मेरे मेरे नज़दीक नहीं है, हो ठीक सकते है। हैं पढ़े लिखे लोग और बहुत सी इसके मुतालिक राय रखते हैं, लेकिन मेरी नज़दीक ये है कि फोकस और ओवर थिंकिंग तो ऑपोजिट्स हैं। ओवर थिंकर को तो कहा ही जाता है कि एक वक्त में एक चीज़ पे फोकस करो, तो अब जब एक वक्त में एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो फिर आप ओवर थिंकर थोड़ी तो होंगे। ये भी तो बेचारे एक वक्त में नेगेटिव चीज़ों पे ही तो फोकस कर रहे हैं, इनके वो लाइफ में नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ है? चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ पे नहीं फोकस कर रहे हैं। ठीक है। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि एक वक्त में जब आप इतनी फाइल्स दिमाग की खोल लें, आप इसको छोड़े कंप्यूटर के ऊपर, आप अक्सर कहते हैं मेरा कंप्यूटर स्लो चल रहा है, हाँ, बहुत तो ज़्यादा आपको आईटी वाले क्या tabs कहते open हैं? करे वो हुए। कहते हैं आप सारे टैब्स जो बाकी हैं उसको बंद कर दें एक बंद दफ़ा, कर कुछ दें। लोग कहते हैं उसको रिफ्रेश कर दें एक दफ़ा, वो ठीक हो जाता है। तो हम हम्म। भी यही कह रहे हैं कि एक वक्त में एक फाइल पे काम करें, इतनी सारी फाइल्स खोल लेंगे तो फिर आपका प्रोसेसर स्लो हो जाएगा। अच्छा, एजाज साहब, और भी एक चीज़ बताइएगा कि किसी की लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ है, एक ट्रॉमा हुआ है, अब वो एक आपने कहा चीज़ों पे, वो उसी ट्रॉमा से ही नहीं निकल पा रहा, या उसी ट्रॉमा को ही सोची जा रहा है, मतलब महीनों गुजर गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, और वो उसकी सुबह भी उसी ट्रॉमा को सोचते हुए होती है, उस यार मेरे साथ तब ऐसा हुआ था, मैंने उस काम में ऐसा किया था, ये मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो गया, उसकी रात भी उसी ट्रॉमा में हो रही है, और 6 महीने से वो उस ट्रॉमा से ही नहीं निकल आया, तो ये भी ओवर थिंकिंग का पार्ट नहीं है? वो इन मानों में ओवर थिंकिंग आप इसे पार्ट कह सकते हैं कि देखिए माजी में जो भी रह रहा है वो पॉजिटिव तो हो नहीं सकता ना। माजी में रहने वाला तो हाल में होता नहीं है, जब वो हाल में नहीं होगा तो उसका हाल भी ठीक नहीं होगा। इसी तरह से मुस्तकबिल में रहने वाला भी। अब देखिए मुस्तकबिल में आपने भी कुछ देर पहले आपने खुद भी फरमाया ये बात कि आपका जो दिमाग है वो परसेप्शन रियलिटी को, हाँ, अब आपने जब कुछ देर पहले कहा कि मैं अगर एक अच्छी जगह पे जाके अच्छे से मैंने कपड़े पहने हुए अच्छा से एंजॉय कर रही हूँ सब कुछ, तो आपका माइंड उसे क्यों एंजॉय करवा रहा होता है? क्योंकि उसे पता नहीं हकीकत क्या है और वो क्या है, और वो वहाँ पे पहुँचा वो होता वहाँ है, पे पहुँचा। वहाँ इसका पे मतलब अगर हम उसकी ट्रेनिंग कर दें तो हम तो बैठे बैठे कहाँ से होके, और होता भी है। पर बड़ा अच्छा किसी ने एक शेर बोला था कि ध्यान की ज़मीनों में रास्ते जुदा हों तो दूर जा निकलने में देर कितनी लगती है, आप लम्हों में सदियों का सफ़र तय कर लेते हैं। बिल्कुल, और अगर आपके बिल्कुल। ध्यान की ज़मीनों के रास्ते जुदा हैं तो ध्यान ही तो होता है। बाकी आपने देखा अगर कोई शख्स पास ट्रॉमा में रह रहा है तो वो ट्रॉमा में सिर्फ उस ट्रॉमा को नहीं सोच रहा होता, उसके अलावा 20 बातें और सोच रहा होता है, बेशक जो वहीं से फूट रही होती हैं, तो वो हल तो सोच ही नहीं रहा। तो ऐसे शख्स के मुतालिक ज़ाहिर है आप कह सकते हैं कि वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक बुनियादी नुक्ता उसका एक ज़रूर होगा
उसके मुताल्लिकात जो है वो उसके बिल्कुल ऊपर वो ठीक बहुत ज़्यादा सोचता है। बिल्कुल ठीक है। और जैसे आपने बताया कि हल तो वो सोचते नहीं है, तो सोचते नहीं। ऑब्वियसली उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। और डिसीजन मेकिंग सबसे ज़्यादा मुतासर होता है और ओवर ये थिंकिंग का। कैसे ठीक कैसे हो सकता है? देखिए, ठीक करने का तरीका मैंने पहले अर्ज़ किया था, एक ही तरीका है मेरे नज़दीक इसको ठीक करने का, लिखे। ओवर थिंकर सिर्फ एक काम कर ले, लिखना शुरू कर दे और अपने लिखे को पढ़े रिफ्लेक्ट करने के लिए कि यार ये मैंने लिख भी लिया, मैंने बोल भी दिया और इतने अरसे से बोल रहा हूँ, नतीजा इसका कोई नहीं निकला, तो क्या मुझे ये बैगेज रखना चाहिए साथ? क्या मुझे ये जो बोरी है इतनी सारे वजन वाली उठा के फिरते रहना चाहिए? वो लेकिन खुद अगर ही फैसला कर लेगा। उसके साथ बहुत इमोशनल कनेक्शन हो, उस बैगेज के साथ, वो छोड़ना ना चाह रहा हो। इमोशनल कनेक्शन जिसे आप छोड़ना ना चाह रहे हैं और वो अजियत दे रहे हैं, तो वो क्या हेल्दी होने की निशानी है? नहीं है तो नहीं, लेकिन अब उस बंदे को कौन समझाए, उस बंदी को कौन समझाए? देखिए, एक तो जिसने ठीक होना होता है ना, वो ठीक हो जाता है। हम्म। अब देखिए, जिसको अब आपको मैं एक बताऊं, मुझे एक याद है, एक खातून, मेरे ख्याल में ब्रिटिश हैं वो शायद, वो ना लोगों के घरों को जाकर ठीक करती है, नहीं चाइनीज़ हैं वो, लोगों के घरों को जाकर सेट करती हैं, जैसे अलमारी ऐसे होनी चाहिए वैसे, वो सारे कपड़े वपड़े निकाल के। तो एक खातून के यहाँ वो गई, तो उन्होंने ना पिछले 15-20 साल के कपड़े भी संभाल के रखे हुए थे। उनका दिल नहीं करता था, वो इमोशनल अटैचमेंट थी देने को। तो उन्होंने खातून उनके यहाँ गई और उनके साथ बैठ के उन्होंने कहा कि ये जो कपड़े आपको लगता है कि अब आपके इस्तेमाल में नहीं है और आपका देने को भी दिल नहीं कर रहा, तो उसको आप यूँ करें, कपड़ा उठाएं, उसको यहाँ अपने पास रखें, साथ लगाएं और से कहें कि तुमने मेरा बड़ा साथ दिया, मैंने तुम्हें बहुत इन्जॉय किया, लेकिन आज मुझे लगता है कि इसकी किसी और को ज़रूरत है, तो इसलिए मैं बड़ी खुशी से तुम्हें किसी और के हवाले कर रही हूँ। Oh my God. उसने को 15-20-40 सूट सबके ऊपर से कहा, हर एक को इसी तरह अपने पास रखो, लगाओ करो, उसके बाद देखो कि उसकी जुदाई तुम्हारे साथ क्या करती है। तो इस तरह से जितनी इमोशनल अटैचमेंट्स होती हैं उनसे इंसान आसानी से निकल सकता है। देखिए, हम वो हैं जिसमें रब्बे कायनात ने इम्कानात रख दिए, हम सब कुछ मुमकिन बना सकते हैं। अगर आप और हम देखें, मुझे आज भी ये उड़ता हुआ जहाज़ हैरान कर देता है कि पता नहीं वो क्या है, इतने लोगों को हज़ारों मील का सफ़र तय कर लेता है, तसव्वुर अभी भी नहीं समझ पाता उस बात को, लेकिन इंसान ने उसे मुमकिन बनाया बेइज़्निल्लाह, मेरे अल्लाह के करम से। तो जब इतना कुछ हो सकता है तो ये तो कुछ भी नहीं है। आप इसको ज़रा संभाल के देखिए। वो जॉन मिल्टन ने बड़ी अच्छी बात की थी, उसने कहा हम अपने अंदर ही जन्नत दोज़ख लेके फिर रहे हैं। आप जन्नत में बैठ के अगर दोज़ख जैसा सोचेंगे तो वही दोज़ख बन जाएगी। तो इसलिए हमें ओवर थिंकर को ये समझाना है कि तुम्हारी इस सोच से, वो अपने आप से रोज़ सवाल करे कि ये जो मैंने लिखा है, ये मैं सोचता रहा हूँ, इससे मुझे कोई फ़ायदा हुआ है? और जिस सोच से मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, उसको सोचने का क्या फ़ायदा है? और ये रीजनिंग वो अपने आप को देगा बार बार। हाँ, रीइंफोर्समेंट तो पैटर्न, बहुत जरूरी। जैसे आपने कहा था पहले पॉडकास्ट में कि पैटर्न है जिस पे चलाना है, पैटर्न समझ में आ जाए बस आपको, फिर आप बहुत इजीली जो है ना, आप उसे फिर इजीली कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा कर बिल्कुल सकते ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तो डिसीजन मेकिंग पावर के लिए भी उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो लिखना स्टार्ट कर दें। लिखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये फ़ायदेमंद चीज़ है और ये फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, तो इसको जो है हम इस तरह क्विट करके और ये चीज़ें अपनी लाइफ में। अच्छा, ये सारी चीज़ें कितना टाइम टेकिंग हो सकती हैं? 1-2 दिन 4 दिन की प्रैक्टिस नहीं है ये। मैं आपको एक बात अर्ज करूं, ऐसा भी होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ कि आज वो फैसला कर लेंगे, आज वो कह देंगे नहीं मैं नहीं चल सकती कुछ चीज़ों के साथ, मुझे नहीं चलना, ठीक है। लेकिन कल को फिर वो चीज़ें जब वो इमोशनल करेंगी तो फिर वो कहेंगे नहीं यार कोई बात नहीं, फिर से कर लेती हूँ। तो ये जो फिर से कर लेने वाली चीज़ है ना, तो नहीं ये करना तो चाहिए, नहीं करना खराब चाहिए। है। देखिए, जब आप तहरीर में एक चीज़ ले आती हैं ना, तो वो फैसला ऐसा होता है जो आप देख सकते हैं। ये जो इधर फैसले चल रहे होते हैं वो तो स्नोबॉल इफेक्ट है। इसलिए जब वो पेज के ऊपर अगर आपने फैसला कर लिया और जब आपके सामने फिर वही सूरत हाल है, आप दोबारा उसी पेज को जाकर पढ़ लें, आपको सारी समझ आ जाएगी कि मैंने बड़ा सोच समझ के ये फैसला किया था और यही वो उसके अंदर इश्यूज थे कि फिर ऐसे हर दफ़ा होते रहे। पिछले 10 बरस में यही तो होता रहे, फिर घूम घाम के फिर हम उधर आते हैं, फिर मैं वैसी हो जाती हूँ, ये वैसा हो जाता हूँ। तो अब मैंने ऐसा नहीं करना। जैसे मैं ऐसा बिलीव रखती हूँ कि गुमान जैसा करो वैसा होता है, थॉट्स अच्छी रखो, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि मैं ओवर थिंकर नहीं हूँ, मैं सोचती बहुत हूँ और जब कभी प्रॉब्लम में हूँ तो वाकई बहुत सोचती हूँ, तब अच्छे गुमान नहीं भी आते, लेकिन हम मुझे फिर उनको थोड़ा सा बेहतर करना आता है, उन्हें थोड़ा बेहतर ठीक करना आता है, क्योंकि शायद मैं पढ़ती इन चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा हूँ। तो एक चीज़ है थॉट्स बिकम थिंग्स, जैसा हम सोचते हैं वो चीज़ें हमारे साथ होना स्टार्ट हो जाती हैं। हम नेगेटिव सोच रहे हैं, हम सुबह उठ के आए हैं, पता नहीं काम कैसा होगा, पता नहीं पॉडकास्ट कैसा होगा, मैं अच्छा कर भी सकूंगी कि नहीं, लेकिन मैं जब सुबह में उठती हूँ मुझे पता है मैं अपने गेस्ट को अच्छा डील करती हूँ, मुझे पता है मैंने उससे अच्छे से बात कर लेनी है, मुझे पता है मैं एक अच्छा कॉन्टेंट निकाल दूँगी, तो मेरी चीज़ें भी वैसे होती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने माइंड को ये कमांड दी हुई है कि भाई तुम अच्छा कर लोगे, आई नो।
तो चीज़ें वैसा होना जी, स्टार्ट हो जाती ऐसे हैं। ही। तो जब हम ओवर थिंकिंग वाले प्रोसेस में होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम ग्रेटिट्यूड से बहुत दूर चले जाते हैं। तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस? बहुत अच्छी बात आपने की है। देखिए, शुक्र जो है वो तो कुरान करीम भी ये फरमाता है कि आप जब शुक्र करते हैं तो रब्बे कायनात और ज़्यादा नेमतों से आपको नवाजते हैं। मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, ये जो नमाज हम पढ़ते हैं ना, नमाज के बाद जब हम रब से मांग रहे होते हैं, तो अगर हम उसमें ये एलिमेंट शामिल कर लें शुक्र का, कि रब्बे कायनात आपने हमें इससे भी नवाजा, आपने हमें इससे भी नवाजा, आपने हमें इससे भी नवाजा, और उस पर हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब हम आपसे ये दुआ करते हैं कि हमें इससे भी नवाज दें। वो एक ताल्लुक़ और बन जाता है। मुझे याद है मेरी एक मिलने वाली खातून थी, हमारे फैमिली फ्रेंड्स में से थी। तो उनकी वालदा साहबा, उनके साथ कोई इस तरह का कोई इशू था कि उन्हें हर वक्त शिकवा रहता था, मसाइल रहते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं ना आपको अंग्रेज़ी सिखवाती हूँ, चूँकि वो बाहर रहते थे। तो मेरे एक टीचर है जिनसे मैंने अंग्रेज़ी सीखी थी ना, तो मैं आपको उनसे अंग्रेज़ी सिखवाती हूँ। तो वो मकसद उनका तो और था, जो मुझसे जिक्र जिसका हो चुका था, और मैंने उन्हें अंग्रेज़ी सिखानी थी। वो बरतानिया से थी या कनाडा से, मुझे याद सही नहीं, कोई एक मुल्क था, पुरानी थोड़ी बात है। मैं जब उन्हें ट्रेनिंग कराने गया तो मुझे पता था कि उनको मैंने ग्रैटिट्यूड सिखाना है। नाम हमने अंग्रेज़ी का रखा हुआ था। मैंने उनसे जब बात की ना, तो वो मुझे कहने लगी कि बेटा मुझे ना बेचैनी बड़ी रहती है, मुझे ना चिड़चिड़ापन रहता है सारा कुछ। तो मुझे अंदाज़ा हो गया था उसकी, वो मुझे बेटी भी बता चुकी थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा माँ जी आप ये काम करके देखें, और मैंने कहा आप बस जब नमाज़ पढ़ें, जब दुआ मांगे ना, दुआ मांगने से पहले जो अता हुआ है उसका शुक्र अदा करें, और वो गिन गिन के याद रखा करें। तो 2-4-8 दिनों के बाद जब मेरी उनसे बातें रेगुलर तो हो रही थी, 8वें दिन मुझे कहती है कि मैं जब शुक्र अदा करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पास तो मांगने वाला कुछ रहा ही नहीं है ना, सब कुछ है ऑलरेडी। मैं कहता हूँ, उन्होंने जब ये पूछा, कहा ना मेरे पास कोई मांगने वाला रहा नहीं, मेरे ऊपर तो सख्त तारी हो गए। मैंने कहा मैंने इन्हें कहा आप अमल करें, और ये 10 दिनों पे उस मकाम पे पहुंच गई जिस पर कहने वाला नहीं अभी तक पहुंचा, नहीं पहुंचा। कि कैसे उनकी ज़िंदगी में वो आसानी आई। और यू वोंट बिलीव इट, वो तो खैर उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने पूरा एक सर्कल बना लिया था जिसमें वो लोगों को, अपने अपने हम उम्र खातीन को बुलाती थी और उनसे कहती थी कि मांगने से पहले 10वीं तो सही ना। किस कदर खूबसूरत जुमला है, वाह क्या बात है, कि क्या बताओ बात भी है। तो सही ना रब्बे कायनात को, जो सब जानते हैं, उन्हें बताओ ना कि हम शुक्रगुजार किस बात के। सही बात आपने है। ये भी अता किया, आपने ये भी अता किया, आपने वो भी अता किया। यकीन कीजिए, ये एक लम्हे को ना, कोई चीज़ गले में चली जाए, एक लम्हे को औकात सामने आ जाती है, ओह पता लग जाता है कि बिल्कुल हम हैं बिल्कुल क्या। बिल्कुल बिल्कुल। आप हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा के आए तो आपको अंदाज़ा होता है, आप इमरजेंसीज में जाएं तो आपको अंदाज़ा होता है कि रब्बे कायनात ने सेहत की सूरत में क्या कुछ नहीं आपको अता कर रखा है। लेकिन सेहत, हम उस तरफ जाते नहीं हैं। सही बात है। सेहत जरा के अलावा एजाज साहब, हमारे इर्द गिर्द इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं कि अगर हम आंखें ही खोल लें ना अपनी, तो हमें हमारे साथ तो कुछ ना भी हो, हम सिर्फ इर्द गिर्द देख ही लें तो हमें पता चल जाता है। इस पे मैं बताती हूँ कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जब मेरी मौत करीब हो ना, तो मुझे थोड़ा टाइम पहले बता दीजिएगा, ताकि मैं थोड़ी हला उन जितना तो नहीं हाँ, कोई कौन हो हाँ? तो ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा पहले बता दें कि मैं ना थोड़ा प्रिपेयर हो जाऊँगा। तो जब फ़रिश्ता आया और उसने कहा कि भई आपका टाइम आ गया, आपको लेके जाना है, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो एक बात कही थी कि मुझे पहले बता देना, तो मुझे पता नहीं चला। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे फ़रमाया था, कैसे कह सकते हो पता नहीं चला? क्यों पता नहीं चला? तुम्हारे सामने जवानों के जनाज़े नहीं उठे थे? अल्लाह अकबर। तुम्हारे सामने बच्चों के जनाज़े नहीं उठे थे? तुम्हारे सामने बग़ैर बीमारी के जनाज़े नहीं उठे थे? तो हम क्या हैं, ये हम लोग इर्द-गिर्द ही देख लें ना, तब भी हमें पता चल जाएगा कि हम कुछ भी नहीं हैं। कुछ भी नहीं है, और हम लोगों ने सिर्फ ये अपने दिमाग में उससे लड़ाई कर बैठे है, उससे लड़ाई कर बैठी है, उसने मेरा ये ख़राब कर दिया, उसने मेरा ये ख़राब कर दिया। आजिज़ी, इनकिसारी, हम्बलनेस अगर हम अपनी पर्सनैलिटीज़ में ले आएँ, तो हम बहुत तो फ़र्क, बहुत बहुत फ़र्क पड़ता फ़र्क के अलावा आप इतने पीसफुल हो है। जाते हैं, हाँ, माफ़ करना आसान हो जाता है आपके सब लिए। देखिए, माफ़ करने के लिए ना तो पहले अपने आप को माफ़ करना माफ़ पड़ता है। करना पड़ता है, आप जब तक एग्ज़ैक्टली। अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे ना, आप ठीक है, किसी को माफ़ मतलब नहीं कर माफ़ सकते। करना इन सेंस कि आप हम ना बहुत सारी बातें दिलों में रख के बैठे हाँ, होते तो हैं, वही तो होता है ना। ठीक वो है? दिल से निकालेंगे तो किसी को माफ़ करेंगे ना, एग्ज़ैक्टली, अदरवाइज़ आप एग्ज़ैक्टली। नहीं कर सकते। और मुझे आपकी इस बात से मेरे ज़हन में एक ख़्याल आ रहा था ओवरथिंकिंग को लेकर ही। मैंने पिछले दिनों को 15 मुख्तलिफ़ ममालिक से ख़ातीन थीं, उनके बच्चे ऑटिस्टिक थे ना, तो मेरी उनके साथ किसी एक ख़ातून के साथ मेरा राब्ता हुआ, तो उनका बच्चा ऑटिस्टिक था, तो वो ना ऑटिस्टिक बच्चे के साथ उन्होंने रह के ना
उनके अपने ऊपर असरात मुरतब होना शुरू हो गए थे माँ के ऊपर। यानी उसने जहाँ भी जाने अपने बच्चे के ऑटिस्टिक होने की वजाहतें करनी है कि ये ऑटिस्टिक है, ये यूं भी करेगा, ये यूं भी करेगा, वो भी करेगा, और हर वक्त अलर्ट यूं बैठी, यूं ना कर दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। मैंने उनसे कहा कि आप किधर हैं, बच्चा तो है, हाँ, आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आप किधर हैं। अच्छा, जब मैंने उनसे ये बात की ना, तो वो बड़े ओहदे पर थे किसी बड़े मुल्क में। उसको ये बात ऐसी लगी कि उसके ना दिनों के अंदर उसने अपने अंदर चेंज फील किया। उसने मुझे कहा कि मेरे, चूंकि कहने का हमारा ग्रुप है उन तमाम तर माओं का जिनके बच्चे इस तरह से हैं, तो आप अगर हमें टाइम दें, चूंकि सारे पेड सेशंस हमारे होते हैं, तो आप हमें टाइम दें तो हम ऑनलाइन मीटअप चाह रहे हैं आपके साथ। मैंने कहा ठीक है, हम कर लेते हैं। मैंने जब उन खातीन के साथ गुफ्तगू की तो किसी को 10 बरस हो गए बच्चे के साथ, किसी को 15 बरस हो गए, एक 21 बरस वाली भी थी इनको थे। तो मुझे इस कदर एहसास हुआ कि इन 21 बरस में वो ओवर थिंकिंग के अलावा कुछ कर ही नहीं रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, और वो खुद एक ऐसे ट्रॉमा का शिकार हो चुकी थी कि उनकी जिंदगी के बेहतरीन बरस गुजर जाते वो हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक, खुदा ने नहीं कहा था, वो अपनी मर्जी के मुताबिक किसी के लिए ऐसे गुजार गए कि जिसका हिसाब देने जाएंगे तो हिसाब देने में उन्हें अपने सवाल का जवाब देना होगा। मुझे बड़ा एहसास हुआ, और जब मैंने उनसे बात की तो वो मुझे फरमाने लगे कि काश हमें इस बात का पहले इल्म होता। उनके दिमाग में होता कि माँ हो के मैं कैसे उसको लापरवाही। मैंने कहा लापरवाही की बात नहीं कर रहे, लेकिन इतनी परवाह भी हम नहीं चाह रहे कि आपको अपनी परवाह न रहे। मैंने कहा आपके न 15, 18, 20 बरस का जवाब कौन देगा? जो आपके हिस्से में आने वाली खुशियां थी आपने उनको भी साइड पे किया रखा, और इसको ममता का नाम मत दीजिएगा। मैंने उनसे कहा माँ होना ये नहीं है, माँ होने से पहले आप एक इंसान हैं। माँ होना ये नहीं है कि आप अपने आप को तज दें, जो आपको हयाती मिली आपने उसका हिसाब देना है। और यौमुल क़यामा बड़ा क्लैरिटी से कहा गया कोई किसी को नहीं पहचानेगा। इसका क्या मतलब है? आप ध्यान रखें, औलाद से बढ़कर कौन होता है जिंदगी में, लेकिन ध्यान रखते हुए ऐसा नेगेटिव ध्यान तो मत रखें कि आप अपने आप से ध्यान ही हटा लें। ज़ाहिर ऑटिस्टिक बच्चों का वो तो एक मेडिकल इशू है, उसको लोग उसी तरह से देखते करते हैं। मैं तो चूंकि ज़ाहिर लाइफ कोचिंग मेरा एरिया है, मैंने जब उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि इन बच्चों की वजह से, इस बच्चे की वजह से हस्बैंड वाइफ के आपके रिलेशनशिप कैसे थे, नहीं अच्छे थे, क्योंकि इल्ज़ाम चल रहा होता, तुमने इसको यूं नहीं देखा होगा, तुमने इसको यूं नहीं देखा होगा, मैं ही सारा दिन इसको देखती हूँ, आप तो शाम को आते हैं, थोड़ी देर में आप तंग आ जाते हैं। और वो कहते हैं नहीं ऐसा ना करो, तंग आ गए, यहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है। यानी और ये भी साथ नहीं तंग ना आना जुमला मत बोलो, ये अल्लाह का फैसला है। बेशक वो अल्लाह का फैसला है, तो ये भी तो अल्लाह का फैसला है कि उसको कबूल करें और एक्सेप्ट जो कर लेते हैं वो तंग तो नहीं आते। आप जब तंग आ रहे होते आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया होता, आप उसे एक्सेप्ट करें, मुआशरे का हिस्सा है, ये चीज़ें होती हैं, आपके इर्द गिर्द सब कुछ चल रहा है, तो आपको तो अपने आप को देखना चाहिए ना। और क्यों मेरी उम्र कोई और बसर करे, चाहे वो मेरी औलादी क्यों ना हो। और ये खुदगर्जी तो नहीं है, ये बिल्कुल खुदगर्जी नहीं है, बल्कि ये अपनी वो वाली गरज है कि मैंने रब को जवाब देना है, ये जो ज़िंदगी, ये सांसें, सब मुझे मिला है, इसमें जो मेरे हिस्से का लुत्फ़ है वो मैंने लेना है अपनी हद के अंदर रहते हुए। और अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो फिर वो भी तो शुक्र नहीं है ना। कल को क्या मैं ये कहूँगा चूंकि आपने मुझे औलाद से नवाजा था और चूंकि मैंने उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा इसलिए मैं अपना ध्यान नहीं रख सका, तो जवाब तो अपने ध्यान का देना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इनमें ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं, जाहिर है इनका वैसे ही सेल्फ स्टीम वैसे ही बहुत लो चले वैसे ही होता। और हमें इनकी मदद की ज़रूरत है क्योंकि इन्हें अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का। कितने, जैसे आपने बताया कि उस बंदी ने 21 साल थोड़ा वक्त, और उसके बाद भी खौफ। कितने कीमती साल होंगे वो जिंदगी के। देखें 21 बरस एक हस्बैंड वाइफ के साथ हों और वो हर वक्त अलर्ट है एक चीज़ को लेकर कि, और वो बेटी थी वो जो ऑटिस्टिक थी, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसकी शादी तो नहीं हो सकती, इसका ये नहीं हो सकता, इसका वो नहीं। इसी सोच पे वही मुस्तकबिल का खौफ। क्यों जी, अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह को पता है क्या होना है उसका। आप उसका एहतियात करें, उसका ख्याल रखें, ज़रूर रखना चाहिए। ज़ाहिर है बाकी बच्चों की निस्बत ज़्यादा उसका ख्याल रखना होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपना ख्याल रखना ही छोड़ दें। और मैं तो ख़ास तौर पर जितने ऑटिस्टिक बच्चों के वालिदैन हैं, मैं तो उनसे बार बार ये आपके पॉडकास्ट के ज़रिए भी अर्ज़ करूँगा, जीना सीखें। जिन हालात में आप होते हैं उन हालात में अगर आप जीना शुरू कर दें तो बस ठीक है, वो भी तो शुक्र है। यही तो सबसे बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने जहाँ रखा है अल्लाह की रज़ा में राज़ी। तो राज़ी हो तो ऐसा थोड़ी हो उजड़े हुए। मुझे उसमें
तो नहीं, एक और मुझे याद आ रही है खातिन, उनकी शादी को बमुश्किल 5 बरस हुए, और 5 बरस पहले वो शादी वाली तस्वीर और 5 बरस बाद में उस लड़के को देखता हूँ तो बहुत दिल ख़राब होता है। 5 बरस में वो उजड़ गई, क्यों भाई? ऑटिस्टिक बच्चा एक, ये क्या हुआ? मैंने उसे कहा कि तुम तो और ज़्यादा हसीन हो जाती कि अल्लाह ने तुम्हें चुना इस मकसद के लिए, और अल्लाह के सामने ये बात तुम रखती कि रब्बे कायनात देखिए, आपके उस फैसले को मैंने माना है, मैंने अपने आप को ख़राब नहीं होने दिया, मैंने उधर भी लापरवाही नहीं रखी है, मेरे हस्बैंड भी मुझसे खुश है, मैं उससे खुश हूँ, हम अपने बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, जो हमारी इस्तिताअत है उसके मुताबिक। आप जानते हैं, आप अलीम व खबीर हैं, आपको इल्म है, हम कर रहे हैं। मैंने कहा ये तुमने अपना हशर क्या कर लिया, और ये मुझे मत कहना उसकी वजह से। मैंने कहा उसकी वजह से नहीं है, तुम्हारी अपनी वजह से। उसका ख्याल रखना तुम्हें ये तो नहीं कहता कि तुम बनो समरो नहीं, उसका ख्याल रखना ये तो नहीं कहता कि तुम अपने हस्बैंड के साथ चिढ़ना शुरू कर दो, या वो तुम्हारे साथ चिढ़ना शुरू कर दे, या तुम बाहर जाके जस्टिफाई करना शुरू कर दो चीज़ों को। कोई ज़रूरत नहीं है जस्टिफाई करने की। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ना हस्बैंड्स भी तो ऐसे करते हैं कि लाइक अगर उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कमा के ला रहे हैं, और कमा के ला के अगर एहसान करेंगे बीवी बच्चों पे और एक बात को 10 दफ़ा बताएंगे, मैं करता हूँ, मैं सुबह से लेकर शाम तक बाहर होता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, देखिए मैं आपको बात अर्ज करूँ, बीवियाँ और बच्चे भी तो चिढ़ जाएंगे ना। एहसान जब तक आप लेते नहीं कोई कर ही नहीं सकता। मैं दोहराता हूँ जुमला, आप जब तक एहसान का लेबल अपने ऊपर लगाएंगे नहीं, कोई लाख लेबल लेके फिरता रहे। आप क्यों ले रहे हैं एहसान का लेबल? किसी के कहने से आपको फ़र्क ही क्यों पड़ रहा है? और आपको पता है, देखें 10 दफ़ा कुछ एक शख्स एक ही जुमला बोल रहा है, एक वक्त आता है उस जुमले का असर ख़त्म हो जाता है, आप उसका असर न लें। अगर वो आके आपको ये 4 जुमले बोल रहे थे तो बोलता रहे। अब वो कब बोलेगा? अब देखिए, उसने मसलन शाम को आना है, 1 घंटा बोलेगा, आधा घंटा बोलेगा, उसके पीछे बाकी कितने घंटे क्यों बर्बाद करें? गुड। सारा दिन हम सोचते रहे शाम को आवेगा माही और उसने ये जुमले बोलने, माही आके कह देगा मैं ही करा, हाँ, मैं ही करा, पखियां किन्नू चलांगी। तो पखियां अपने आप में चल रहा है, पखियां अपने आप में चल रहा है, पखियां किन्नू चलांगी। सारा दिन उसने यही सोचना चाहिए उसको कि ये मेरा वक्त है, जब माही दर नहीं है मैं उसको एंजॉय करूं बच्चे के साथ, इसके साथ वगैरह हो गया सारा से। जब वो शाम को आएगा वो तो बोलता रहता है, माही का भी तो वेट कर रही है ना वो। देखिए माही का वेट कर रही है तो माही के अच्छे लम्हात का वेट करे ना, तो माही के बुरे करे ना, वो आके देता बुरे लम्हात को आप बाय ना करो। ठीक है, आप बुरे लम्हात को बाय ना करो। देखिए हम बाय करते हैं, जो भी हमें सेल किया, कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कभी किसी को नहीं अच्छा लगता। वो अपना, वो मर्द चीखता चिल्लाता हो तो अपने, बल्कि मुझे याद आई, पता नहीं मैंने पहले कहीं ये बात की भी है, कि एक सास कहने लगी ना अपनी बहू से कि पोते के मुतालिक ना कि ये मुझे दो, मैं इसे खुद देखूं करूंगी। उसने कहा आप ना देखें, आपके पाले हुए के साथ मैं गुजार रही हूँ। Oh my God, तो नहीं oh देखें, what a level, आप तो नहीं देखें। ये तो पॉडकास्ट का जो मजेदार किस्म की बात आप हो नहीं रही है। देखें, आपके देखे हुए को तो मैं देख रही हूँ। आप इसे नहीं देखें तो बेहतर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओवर थिंकर्स को लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे? लिखना शुरू करें। वो जो मैंने शुरू से अर्ज किया था, ये भी रीइंफोर्स कर रहा हूँ, जो सोचते हैं लिखें, और जो कहते हैं कि हम लिख नहीं सकते, पढ़े लिखे मसला नहीं है, वो रिकॉर्ड करके अपने ही फ़ोन में उसे सुने, उन्हें खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगी कि हम ये बातें कितनी दोहरा रहे हैं, और दोहरा के अपने आप को रीइंफोर्स कितना करते रहते हैं, बचत है। और दूसरी बात जो मैंने इब्तदाई में तो शायद नहीं दरमियान में अर्ज़ की थी कि दुआ कहते इसको है कि पहले जो अता हुआ उसका शुक्र अदा करें और फिर दुआ मांगे। दास साहब बहुत 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 शुक्रिया, व्हाट अ वंडरफुल सेशन। और वो जो आपने एक बहुत अंदर मज़ेदार सी बात की है ना, मैंने बहुत एंजॉय किया। आपके देखे हुए को तो मैं देख रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल सेशन। इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर मिलेंगे और इसी तरह के बहुत प्रोडक्टिव टॉपिक्स पे बात करेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको बहुत हेल्प आउट किया होगा कि आपकी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो सके। अगर आपने भी हमारी किसी भी टिप पर अमल किया है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी के साथ साथ आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से बाकी सबका भी फ़ायदा हो सके। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कॉन्टेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।